मेरी बीवी ना सिर्फ उम्र में बल्कि कद-काठ में भी बहुत छोटी थी। मैंने सुना था कि छोटे कद वाली लड़की इंसान को बहुत खुश करती है। मुझे पहले दिन से औलाद की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। मैं चाहता था कि जल्दी से मेरी औलाद पैदा हो जाए। मैं जब भी बीवी के पास जाने लगता तो मेरी सास कहती, तुम्हारी बीवी अभी छोटी है, ये बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं अपनी सास की इन बातों से बहुत तंग था। एक रात मैं सास के कमरे में गया तो मेरे होश उड़ गए जब सास ने खुद ही मेरी शादी बहुत ही हसीन लड़की लेकिन कम उम्र लड़की से हुई थी। मैंने सुना था कि अगर औरत कम उम्र हो तो अधेड़ उम्र आदमी भी जवान लड़की की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जब मेरी शादी की उम्र निकलने लगी तो मैं यही सोचता था कि मुझसे कौन शादी करेगा। अगर शादी हुई भी तो किसी ऐसी औरत से हुई जो मेरी ही तरह अपनी उम्र गुजार चुकी होगी। लेकिन 35 साल की उम्र में भी मुझे 17 साल की लड़की मिल गई। ये बात मेरे लिए कम खुशी की नहीं थी। जब मैं निकाहनामे पर दस्तखत कर रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं परेशान हो रहा था क्योंकि पता था कि मेरी ज़िंदगी में शायद कुछ ऐसे मामलात आने वाले हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देंगे और मैं घबरा जाऊंगा। पर मैंने अपने आप पर काबू पाया। मैं इस खुशी को ख़राब नहीं करना चाहता था। मेरी बीवी साइमा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। पहले दिन जब वो मेरी दुकान पर चीज़ें लेने के लिए आई तो मैं इसे देखता ही रह गया। कभी इसके हाथों को देखता, कभी इसके चेहरे को। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें निकलवाई और अपनी माँ के साथ आई थी, लेकिन फिर पता चला कि वो लोग अपना पर्स कहीं गिरा बैठी हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। मैंने इन पर भरोसा करके उनको 77,000 का सामान दे दिया। मैं बाद में ये भी सोच रहा था कि शायद वो लोग वापस ना आएँ, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने वापस आकर पैसे देकर मुझे खुश कर दिया और कहा कि ये आपके पैसे हैं, आपने इतना भरोसा किया, आपका बहुत शुक्रिया। फिर पता चला कि वो लोग मेरे ही मोहल्ले में रहते हैं। आते जाते मैं भी औरतों को देखता रहता था क्योंकि जब मर्द की शादी वक्त पर नहीं होती तो फिर आंखें सेकने के अलावा इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। वे इधर उधर ताक झांक कर ही लेता है। पर मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा था क्योंकि ये 2 महीने पहले ही आए थे। मोहल्ले की बात निकल आई तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर इसके बाद वे मेरी ही दुकान पर आती रही और आज 4 महीने के बाद मेरा साइमा के साथ निकाह हो रहा था। इसकी माँ मुझे बहुत ही ज़्यादा चालाक औरत लगती थी और वो यूँ तो साइमा की माँ थी, लेकिन इसकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। इसने कहा कि मैं साइमा जितनी ही थी जब मेरी शादी हो गई थी, अभी भी वे जवान लगती थी। लेकिन इसका शौहर इस दुनिया में नहीं था। इन लोगों ने मुझसे सारे खर्चे करवाए। मेरे बाज़ार में किराने की बहुत बड़ी दुकान थी और ये दुकान मेरे बाप के ज़माने की थी, इसलिए लोग भरोसा भी करते थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। मैंने दुल्हन के जितने भी खर्चे थे सब उठा लिए। सोचा कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं और सब कुछ मैंने ही करना है। अगर लड़की वालों की तरफ का भी कर लिया तो क्या हो गया। लेकिन जब रुखसती का वक्त आया तो एक बड़ा ही अजीब सा मामला सामने खड़ा हो गया और मैं हैरान हो गया क्योंकि इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने अपनी सास से कहा, आंटी आपकी इकलौती बेटी और आपके घर की रौनक साथ लेकर जा रहा हूँ, आपको बुरा तो लग रहा होगा। उन्होंने कहा कि अरे भला मुझे बुरा क्यों लगेगा, मैं भी तो साथ ही आ रही हूँ। ये बात सुनते ही मैं हैरान हो गया। मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रही हैं। वैसे तो वो उम्र में मुझसे भी छोटी थी, लेकिन रिश्ते का एहतराम था कि मैं उनको आंटी ही कहता था। मैं इस बात पर हैरान हुआ। थोड़ी देर के बाद जाने की तैयारी हो गई। साइमा का सारा सामान लाकर बाहर रख दिया गया और मैंने भी गाड़ी को चेकअप कर लिया। घर मेरा ज़्यादा दूर तो नहीं था, पैदल भी जा सकते थे, लेकिन साइमा ने कहा था कि मेरा ख्वाब है कि मेरा दूल्हा मेरे लिए बड़ी सी गाड़ी लेकर आए और गाड़ी को फूलों से सजाया हुआ हो, इसलिए मैंने ये सब एहतमाम किया था। इसने मुझे जो कुछ कहा मैं सब मानता गया। आखिर इसका हक बनता था। कहते हैं कि जब बड़ी उम्र के मर्द को कम से कम दुल्हन मिल जाए तो वह इसे अपने हाथ का छाला बना कर रखता है। और फिर अब तो सारी ज़िंदगी यही होने वाला था। वह मेरी खुशियों का मरकज़ थी, वो मेरी खुशियों का मरकज़ थी और मैं इसकी सारी ज़रूरियात पूरी करने की ताकत रखता था। मैंने अपने आप को भी थोड़ा सजाया संवारा था, अपने बाल क्लियर किए थे, लेकिन उनको यही कहा था कि मैं बालों को कलर नहीं करता। मेरे बाल भी सफ़ेद नहीं हुए। मेरी उम्र कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने अपनी उम्र 30 साल बताई थी जबकि था मैं 35 साल का। रुखसती का वक्त आया तो उसकी माँ भी साथ तैयार हो गई। मैंने साइमा से पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने कहा और क्या अम्मी यहाँ पर अकेली रहेंगी। वो तो ज़ोर से बोली। इसकी माँ ने भी ये बात सुन ली। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है और मेरी तो अम्मी भी जवान है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आ जाओ। सोचा कि 2-4 दिन बाद इस मामले को हल कर लिया जाएगा। पर जाते ही साइमा ने तो मेरे घर को ऐसा अपना घर समझ लिया कि वो यहीं पर रहती थी। इसने कहा कि ऊपर ये कमरा है, दूसरी मंजिल पे छोटा सा बाथरूम भी है। अम्मी का
सामान वहीं पर रख देते हैं, अम्मी वहीं पर रहेंगी। मैं ये सोच रहा था कि अगर सास को हर सहूलत देंगे तो फिर वो यहाँ से जाएंगी कैसे। मैं तो ये बहाना करने वाला था कि हमारी प्राइवेसी ख़राब होती है तो आप यहाँ पर ना रहें, आपके लिए कोई और इंतज़ाम कर देंगे। लेकिन ये ऊपर वाले कमरे की बात साइमा ने ऐसी की जैसे इसने पहले से ही ये सब कुछ सोचा हुआ था। ऊपर ये कमरा था लेकिन इसमें कोई भी सामान नहीं था, वो खाली था। मैंने कहा कि वह कमरा तो बहुत छोटा है, तो साइमा ने कहा कि अम्मी के साथ कौन से 4 लोग रहेंगे। बस ठीक है, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब मेरी माँ ये नहीं रह सकती, ये मेरा घर नहीं है। साइमा नाराज़ होने लगी तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा घर है, जो तुम चाहोगी वही होगा। इसलिए माँ ने अपना सामान लिया और ऊपर चली गई। इसने बाहर से एक चारपाई उठा ली और कहा कि फ़िलहाल तो मैं गुजारा कर ही लूँगी, लेकिन इस कमरे के लिए कुछ फर्नीचर की ज़रूरत होगी। मैंने कहा कि आपके घर का सामान किधर गया? उन्होंने कहा कि वो सामान तो मकान मालिक का था, हमारा वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि चलो कर लेंगे, अब ये खर्चा भी मुझे उठाना ही था। वे हमारे साथ ही रहने लगी थी, लेकिन इनको भी पता होना चाहिए था कि इनकी बेटी की नई नई शादी हुई है, तो जाहिर है कि इनकी बेटी ने इनके दामाद के साथ अकेले में कोई वक्त गुजारना है। इसलिए मुझे पता था कि शायद वे इन चीज़ों को समझ जाएं और हमें ज़्यादा तंग ना करें। पर अगले ही दिन सुबह हुई तो मैं कमरे से निकल के बाथरूम गया। वापस आया तो देखा कि मेरी सास मेरी बीवी के पास ही बैठी थी। इससे न जाने क्या कुछ पूछ रही थी और साथ ही कहने लगी कि बड़ी भूख लग रही है बेटा, नाश्ते के लिए कुछ ले आओ। मैं दिल में सोचने लगा कि नाश्ता लाने की जिम्मेदारी तो लड़की वालों की होती है, लेकिन यहाँ पर ये सब भी मुझे ही करना पड़ रहा था। मेरी सास गोश्त और पाए खाने की बहुत शौकीन थी। जब से ये दोनों औरतें मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरा खर्चा कुछ ज़्यादा हो रहा था। मैंने अपने दोस्त से शिकायत की तो कहने लगा फिर औरतों के तो खर्चे होते ही हैं और बीवियाँ रखना आसान नहीं होता, और तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें दाल आने का भाव पता चल जाएगा। शुरू के दिन थे। मैंने कहा कि मेरी बीवी अचानक से तो अपनी माँ की तरफ से लापरवाह नहीं हो सकती, और वैसे भी अभी इसकी उम्र भी कम थी। मुझे लगा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर शुरू के दिन थे तो ये बात भी तो अपनी जगह थी कि शुरू के दिनों में मियाँ बीवी को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। मुझे अपनी बीवी का वक्त चाहिए था, मैं इसके पास बैठना चाहता था, लेकिन मैं जब भी काम से आता तो कमरे में मेरी सास पहले ही इसके पास बैठी होती। जब इनको ऊपर वाला कमरा दे दिया था तो वो नीचे क्या कर रही होती थी? वो ऊपर सिर्फ सोने के लिए ही जाती थी, पूरा दिन नीचे ही फिरती रहती थी। और फिर ऐसा भी नहीं कि अगर नीचे होती तो कोई काम वगैरह कर लेती। उन्होंने कहा कि अभी तो उनकी शादी हुई है, अभी से काम कराओगी तो कितनी बुरी बात है। मैंने कहा कि इसकी शादी हुई है आंटी, आप थोड़ा बहुत कर लिया करें, क्योंकि मेरे घर में औरत कोई है नहीं। अगर औरतें होती तो फिर वो इसको बिल्कुल भी हिलने ढुलने भी ना देती। उन्होंने कहा कि अगर वो होती ना तो ये तुम्हारे साथ ना बैठी होती। मैंने कहा कि क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी बड़े ख़ानदान में करना भी नहीं चाहती थी, जहाँ सास नाम की मखलूक इसका खून चूस लें और ननंदे इसके साथ लड़ के इसका बुरा हाल कर दे। मेरी बच्ची बड़ी मासूम है। खैर अब साहिमा इतनी भी मासूम नहीं थी। न इसका शौहर था, इसके साथ रह रहा था, वह अपनी उम्र से काफ़ी साल आगे थी। मर्द भी बड़ी अजीब से मखलूक हैं, औरत के बग़ैर इसका गुजारा भी नहीं होता। लेकिन औरतों की फितरत में जो चीज़ें रखी गई हैं इससे वो तंग भी आ जाता है। मैं तंग तो नहीं आया था, लेकिन आंटी का ये कहना कि वह बड़ी मासूम है मुझे कुछ ख़ास हज़म नहीं हो रहा था, क्योंकि वह मासूम तो नहीं थी। एक दिन मैं काम पर बैठा था जब अचानक से बारिश हो गई। बाज़ार में बारिश हो जाए तो फिर लोगों का आना जाना कम हो जाता है। वैसे भी मैं खुद ग्राहकों की डील नहीं किया करता था, मैं काउंटर पर बैठता था। मेरी दुकान बड़ी पुरानी थी। मैंने उसको कहा कि मैं ज़रा घर जा रहा हूँ, तुम लोग दुकान को देख लेना। बारिश देखकर मुझे मेरी बीवी का ख्याल आ गया। मैं इसके पास बैठना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं इसकी गोद में सर रखूं, मेरे बालों में वह अपनी उंगलियां सहलाए, फिर हम लोग चाय के साथ कुछ अच्छी सी चीज़ खाएं। इसी को तो रोमांस कहते हैं। इंसान शादी करता किस लिए है? और अभी तो शुरू के दिन थे। मैंने घर की राह ली और रास्ते से गरम गरम पकोड़े वगैरह भी ले लिया। सोचा कि सासू माँ को कहूँगा कि चाय बनाओ। घर की छोटी सी बालकनी में बैठेंगे, बातें करेंगे, मियाँ बीवी भी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं लोगों को देखता था तो मैं ये सोचता था कि ये लोग इस तरह की हरकतें करते होंगे, बारिश के मौसम में साथ बैठकर पकोड़े खाना खाते होंगे, सैर करने जाते होंगे, एक दूसरे के
साथ हंसी मजाक करना। जिन लोगों की शादी नहीं हुई होती वो शादी को इस तरह से समझते हैं और इसी तरह सोचते हैं कि शायद शादी के बाद बस यही सब कुछ होता है। कुछ हकीकत भी होती है, तल्खियाँ भी होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन ये सब कुछ भी तो होता ही है। मैं घर गया तो साइमा कमरे में इत्तेफाक से अकेली ही थी। मैंने कहा कि अच्छी सी चाय बना लो, मैं हाथ मुँह धो कर आता हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज़ें लाया हूँ, दोनों मियाँ बीवी साथ बैठकर खाएंगे। इसने जब मेरे हाथ में खाने पीने का सामान देखा तो वो भी बहुत खुश हो गई। इसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, आप मुँह धो ले, मैं चाय बनाती हूँ। वो चाय बनाने मैं किचन में चली गई। मैं खुश हो गया। मैंने कहा कि लगता है मेरी सास सो रही है। मैं बाथरूम में था, मैंने मुँह हाथ धोया, थोड़ी सी खुशबू लगाई, बालों को सेट किया और थोड़ी देर के बाद मुझे साइमा की आवाज़ आई कि चाय बन गई है। मैंने कहा बस आ रहा हूँ। मैं बाहर निकला तो सामने का मंजर देख कर हैरान रह गया। मेरी सास पहले से ही गुस्से पर बैठी थी। साइमा ने मुझे मुस्कुरा कर कहा आ जाएं। मैंने अम्मी को भी बुला लिया, सोचा वो भी खाएंगी, आखिर इतना अच्छा मौसम है, ऐसे मौसम में तो ऐसी चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ और है। वो भी साथ बैठ गई और अपनी अम्मी की तरह प्लेट बढ़ा कर कहने लगी कि अम्मी ले लें। ऐसा लगा जैसे मेरे सारे अरमान पे पानी भर फिर गया हो। क्या मेरी बीवी इतनी मासूम थी? क्या इसको ये नहीं पता था कि मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना होता है? हमेशा वे इस तरह की किस बात में अपनी माँ को ले आती थी? यारी वो इस हवाले से मासूम थी कि इसे ये नहीं पता था कि इसने मेरे साथ वक्त गुजारना है, मोहब्बत में रहना है, लेकिन बाकी चीज़ें से पता थी कि इसने मुझसे खर्चा लेना है या शॉपिंग करनी है। लेकिन मैं मना नहीं करता था क्योंकि मैं कोई कंजूस आदमी नहीं था। दूसरी मंजिल पर एक कमरा था और इस कमरे के अंदर अलमारी भी थी। वहाँ पर मेरी एक फ़ाइल पड़ी रह गई थी जिसके अंदर मैंने दुकान का हिसाब किताब लिखा हुआ था। मैंने साइमा को कहा कि मैं ज़रा ऊपर जा रहा हूँ, अपनी फ़ाइल ले आऊँगा। रात का वक्त था। वो कहने लगी कि आप नहीं जाए, मैं जाती हूँ, मैं जाकर ले आऊँगी, आप मुझे फ़ाइल का रंग बता दें। मैंने कहा कि सारी फ़ाइल्स का रंग एक जैसा है, तुम क्यों मेरा दिमाग खा रही हो? इसने कहा कि अम्मी बीमार हैं, उनके जिस्म में दर्द रहता है, उन्होंने एक औरत बुलाई है, वो मालिश कर रही है। इसने अभी ये बात सुन के तो मैं चुप हो गया, पर मुझे गुस्सा भी आ गया। मैंने कहा अच्छा नहीं चाहिए मुझे फ़ाइल, चुप करके सो जाओ। मुझे गुस्सा आ गया और यह गुस्से में महंगा पड़ गया क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ही अपनी बीवी पर गुस्सा किया था। इसने कहा कि आपने मुझे इतने गुस्से से बुलाया, मेरे साथ इस लहजे में बात की, अभी अभी हमारी शादी हुई है। मैंने कहा साइमा अभी अभी शादी नहीं हुई, चौथा महीना शुरू हो गया है, फिर भी मुझे इसे मनाना पड़ गया और मनाने की कीमत में मैंने इसे 5,000 रुपये दिए। खैर मुझे मेरा थोड़ा गुस्सा करना इतना भारी पड़ गया था। सुबह हुई तो उसकी माँ फिर से साथ ही बैठी थी। मैंने कहा कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, फिर मैं काम पर चला जाऊँगा, रात को देर से आऊँगा। साइमा को मैं किचन में लेकर गया। मैंने कहा कि 4 महीने हो गए हैं हमारी शादी को, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी औलाद हो जाए क्योंकि मेरी उम्र भी काफ़ी हो रही है। अगर अभी बच्चा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, नहीं तो बुढ़ापे में ही मैं उनको खिलाता पिलाता रहूँगा। साइमा ने कहा कि मैं तो अभी खुद बच्ची हूँ, मुझे इसकी ये आदत बहुत बुरी लगती थी कि जब मैं इससे धीमी आवाज़ में अपनी ज़ाती बात करता तो ये ऊँची आवाज़ में बोलती थी ताकि इसकी माँ भी सुन ले। और वही बात हुई, सास भी ये सुनकर आ गई और माँ बोलने लगी। लगता था कि पहले से ही हमारी बातें सुन रही थी। कहने लगी कि क्या हो गया आपको, अभी तो मेरी बेटी खुद छोटी है, ये कहाँ से बच्चा पैदा करेगी, अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, अभी ये छोटी है, बच्चे कैसे संभालेगी। मैंने कहा अब शादी हो गई है, बस जब शादी हो जाती है तो औरत को समझदार होना ही पड़ता है और बच्चा अभी नहीं आ जाएगा, 9 महीने लगेंगे, तब तक ये अपना दिमाग बनाए और अगर ज़्यादा मसला हो तो आप हैं ना इसके साथ, आप संभालिए बच्चे को, नानी दादी का और क्या काम होता है। पता नहीं क्यों पर मैं अपनी सास के हवाले से थोड़ा तलख हो गया था क्योंकि इसका मुझे अपनी ज़िंदगी में दखल देना बहुत बुरा लगता था। इस बात पर इनका मुंह अजीब सा बन गया और अगले ही दिन मुझे साइमा ने कहा कि अम्मी बीमार हैं। मैंने कहा कि हाँ अब तो उन्होंने बीमार होना ही था। मैं जब भी ऊपर जाने की बात करता तो वो कहती अम्मी बीमार हैं, मालिश करवा रही हैं, इनकी हड्डियों में दर्द रहता है। महीने पर महीना गुजरता जा रहा था और ये सिस्टम इसी तरह से चल रहा था। मेरी सास पूरा दिन नीचे होती थी, लेकिन जैसे ही मैं घर आ जाता ऊपर चली जाती और मुझे मेरे ही घर में ऊपर जाने से मना किया जाता। ऊपर मेरा कुछ सामान पड़ा था, वो सारा सामान भी साइमा एक दिन नीचे ही ले आई। मैंने कहा कि ये क्या तुमने मेरी तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं और नीचे इनकी जगह भी नहीं है। इसने कहा कि जगह बना लूँगी, लेकिन जगह ना बन सकी और एक दिन बारिश आई तो बारिश के पानी की वजह से मेरा काफ़ी सारा सामान ख़राब भी हो गया। मैं हैरान था कि क्या करूँ, ये दोनों औरतें तो मेरे गले की हड्डी बन गई थी, औलाद भी नहीं हो रही थी।
साइमा की हरकतें भी मुझे पसंद नहीं आती थी। वह अपनी माँ के इशारों पर नाचती थी और इसकी माँ ने अलग मेरा जीना हराम कर रखा था। शायद कम उम्र बीवी लेने का शौक़ मेरे लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। एक दिन मेरी बीवी कहती सो रही थी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं आजकल बहुत परेशान था। शादी कर ली पर औलाद नहीं हो रही थी। शादी को 7 महीने हो चुके थे। अब मुझे छत से अचानक मर्दाना आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी साफ़ थी कि मैंने मज़ीद कुछ ना सोचा और छत की तरफ जाने लगा। जब से वो लोग इस घर में आए थे मैं अपने ही घर में छत पर नहीं जा पाया था। मैंने सोचा कि साइमा अभी सो रही है तो क्यों ना जाए, देखूँ तो सही कि आवाज़ किसकी है। जब ऊपर चढ़ा तो आवाज़ आने लगी। दरवाजे कान लगाया तो बातें सुनकर हैरान रह गया। मेरी सास इस बंदे को कह रही थी कि बस 1-2 महीने की बात है, फिर कोई लड़ाई झगड़ा डालकर साइमा की तलाक करवाऊंगी और अपनी साइमा के साथ शादी करवा दूंगी। पहले इसको अच्छी तरह से निचोड़ने तो दो, इससे कोई माल तो निकले, इसके बाद तेरे साथ शादी करवा दूंगी। इसका मतलब कि अपनी जवान बेटी को इस तरह इस्तेमाल करती थी और अपनी अमीर अमीर लोगों के साथ शादी करवा के पैसे बटोरती थी। मैंने झटके से दरवाज़ा खोला। मैंने सब कुछ सुन लिया था। इसको भी पता चल गया था कि मुझे सब पता चल गया है। साइमा भी जाग गई। मैंने कहा कि ये है तुम माँ बेटी की हकीकत, ये सब करती हो तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे तुम लोगों की हकीकत पता चल गई है। पता नहीं मैंने कौन सी नेकी की थी कि ये सब मुझे पहले ही पता चल गया, क्योंकि आजकल मुझे साइमा कह रही थी कि ये घर मैं इसके नाम कर दूँ और मैं करने भी वाला था कि चलो मेरी बीवी है, घर इसके नाम हो या मेरे नाम एक ही बात है। वो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी माँ को गुस्सा आ गया। इसने कहा पता चल गया तो अच्छा हुआ। तेरे साथ अपनी बेटी की शादी इसलिए तो करवाई थी वरना तूने अपनी शक्ल देखी है। मेरी बेटी का शौहर कम और इसका बाप ज़्यादा लगता है। मेरी सास की हकीकत सामने आ गई थी। वो बोल रही थी साइमा शायद मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो इनको समझा रही थी, लेकिन इसने माँ इसे वहाँ से लेकर चली गई। इसने कहा कि तूने जो हक महर के 1 लाख लिखवाए थे वो देकर तेरी जान छुटेगी। मुझे हक महर की रकम देनी पड़ी, लेकिन मैंने अपनी जान छुड़ा ली थी। मैं ऐसी औरतों से दूर ही अच्छा था। और औरतें तो बाजार में बैठने के काबिल थीं। यह औरतें तो बाजार में बैठने के काबिल थी जो चंद पैसों के लिए अपनी जवान बेटे को इस्तेमाल कर रही थी। और वह आदमी जो मेरे घर में घुसा, इसके ताल्लुक़ पहले मेरी सास के साथ था और शादी वे मेरी बीवी के साथ करना चाहता था। आखिर ये किस किस्म का सिस्टम था। मैंने शुक्र मनाया कि वे 2 औरतें मेरी ज़िंदगी से निकल गईं। बाद में पता चला कि ऐसा पहले भी कर चुकी हैं। ये तो शुक्र था कि मैंने इनसे जान छूट गई, वरना दुकान भी बिक जाती और घर भी। इस दिन के बाद मैंने अपने दोस्त राहुल की बहन से शादी कर ली। यकीनन वो लड़की बहुत ही अच्छी साबित हुई थी, क्योंकि वो एक ख़ानदानी लड़की थी। साइमा और उसकी माँ दोनों कारोबारी औरतें थीं जो शायद ज़रूरत पड़ने पर अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हो जाती। शादी करते वक्त हुस्न और ख़ूबसूरती को ज़्यादा तरजीह ना दें, बल्कि सीरत को तरजीह दें और ख़ानदान के बैकग्राउंड की अच्छी सी छानबीन करवाएं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।